नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। डिब्रूगढ़ में अमोनिया यूरियन प्लांट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया और बता दें कि ये सालाना 12.7 लाख टन यूरिया बनाएगा और असम आंदोलन के शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी गई। पीएम मोदी का असम दौरा का आज दूसरा दिन रहा और इस दौरान पीएम मोदी ने डिब्रूगढ़ में नए अमोनियम यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया, जिसकी सालाना उत्पादक क्षमता जो है वो 12.7 लाख टन होगी और ये यूनिट 2030 तक चालू हो जाएगी। इससे पहले पीएम ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर 25 बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा की और पीएम मोदी ने नाम रूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्प लिमिटेड के मौजूदा परिषद के नए फर्टिलाइजर यूनिट की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा के बाद से शहीद स्मारक पहुंचे, जहां पर 1985 में अवैध प्रवासियों के खिलाफ असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री ने आंदोलन के पहले शहीदों को माला भी चढ़ाई है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर बड़ा बयान भी दिया है। आप सोचिए, किसानों के कल्याण के लिए काम बीजेपी सरकार आने के बाद ही क्यों हो रहा है। हमारा नामरूप तो दशकों से खाद्य उत्पादन का केंद्र था। एक समय था जब यहां बनी खाद से नॉर्थ ईस्ट के खेतों को ताकत मिलती थी, किसानों की फसलों को सहारा मिलता था। जब देश के कई हिस्सों में खाद की आपूर्ति चुनौती बनी, तब भी नामरूप किसानों के लिए उम्मीद बना रहा। लेकिन पुराने कारखानों की टेक्नोलॉजी के समय के साथ पुरानी होती गई और कांग्रेस की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि नामरूप प्लांट की कई यूनिट्स इसी वजह से बंद होती गई। पूरे नॉर्थ ईस्ट के किसान परेशान होते रहे, देश के किसानों को भी तकलीफ हुई, उनकी आमदनी पर चोट पड़ती रही, खेती में तकलीफें बढ़ती गई। लेकिन कांग्रेस वालों ने इस समस्या का कोई हल ही नहीं निकाला। वो अपनी मस्ती में ही रहे। आज हमारी डबल इंजन सरकार कांग्रेस द्वारा पैदा की गई उन समस्याओं का समाधान भी कर रही है। ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं, जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए, उनको इनकी परवाह नहीं है, उनको अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है। भाइयों बहनों, कांग्रेस को असम और असम के लोगों से, आप लोगों की पहचान से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल सत्ता, सरकार और फिर जो काम पहले करते थे वो करने में इंटरेस्ट है। इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बचाया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है।
तुष्टीकरण और वोट बैंक के इस कांग्रेसी जहर से हमें असम को बचाकर रखना है। और ऐसे में पीएम मोदी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राजधानी लखनऊ में नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को देश के नाम समर्पित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास में आयोजित इस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा में कहा कि 2 लाख लोगों के उपस्थिति में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और ये स्थल राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और गौरव का प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी की प्रतिमाएं आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रीय एकता और साथ ही आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को समझने और के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, यातायात प्रोटोकॉल और भीड़ प्रबंधन से संबंधित सभी व्यवस्थाएं उच्च मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर नए साल से पहले पूर्व अग्निवीरों को बड़ी सौगात मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नए साल से पहले अग्निवीरों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है और अब पूर्व अग्निवीरों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 50% कोटा मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि अग्निवीरों को जल्द ही ऐसा कोटा बाकी केंद्रीय पुलिस बलों में भी मिल सकता है, जहां पर उन्हें 75% अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत वाली बात है, जिनको डर सता रहा था कि सेना से बाहर होने के बाद उनका क्या होगा और इसको लेकर समय सीमा पर विवाद भी खड़ा होता रहा है और अब विपक्ष ने इसे कई बार मुद्दा भी बनाया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक बीएसएफ में कांस्टेबल स्तर की भर्तियों में 50% कोटा और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया गया है। यह पहले दिए गए 10% के कोटे में 5 गुना बढ़ोतरी है और इसके साथ ही नए साल पर अब जो पूर्व अग्निवीर हैं उनके लिए ये बेहद ही बड़ा तोहफा माना जा रहा है। तो वहीं भारतीय रेलवे ने रविवार को रेल यात्रियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। रेलवे 26 दिसंबर से किराए में बढ़ोतरी लागू होने जा रहे हैं और रेलवे के इस फैसले से करोड़ों यात्रियों पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि छोटी दूरी के यात्रियों को राहत दी गई है। 26 दिसंबर को रेलवे के किराए में बढ़ोतरी की जाएगी, जिसमें 215 किलोमीटर तक की साधारण श्रेणी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं है और उससे ज़्यादा दूरी पर 1 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ेगा। और इसके अलावा मेल एक्सप्रेस, नॉन एसी और एसी में 2 प्रति किराया बढ़ाया जाएगा और ऐसे में 500 किलोमीटर नॉन एसी सफ़र पर 10 रुपये ज़्यादा किराया देना होगा और ऐसा करने में रेलवे को 600 करोड़ की अतिरिक्त आय की उम्मीद है। और इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि पटना से दिल्ली की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है और इस तरह नए किराए के लिहाज अब आपको जनसाधारण एक्सप्रेसवे में सफ़र के लिए 10 रुपये अधिक, जबकि संपूर्ण क्रांति, वंदे भारत और राजधानी जैसी ट्रेनों में 20 रुपये अधिक चुकाना होगा। और ऐसे में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा के नाम पर देश को गुमराह करने की साजिश रची जा रही है, गलत जानकारी फैलाई जा रही है। हमारे मजदूर भाइयों और बहनों के लिए अब 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिनों की काम की गारंटी है। अगर मजदूरी में देरी होती है तो अतिरिक्त पेमेंट देने का भी प्रावधान है और दूसरी तरफ इस साल के जो भी बड़ी रकम प्रस्तावित है वो भी दिया जाएगा और ये रोजगार देने और गांव के पूरे विकास के लिए पर्याप्त फंड सुनिश्चित करने के लिए है। और ये कानून गरीबों विकास के पक्ष में है। ये कानून मजदूरी को रोजगार की पूरी गारंटी देता है और ये विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित गांव के संकल्प को पूरा करता है। एक और खास प्रावधान है प्रशासनिक खर्च, जो कि 6% से बढ़कर अब 9% हो गया है। प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है और दूसरी तरफ एक विशाल धनराशि
जो प्रस्तावित इसी साल है वह 1,51,282 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, ताकि रोजगार देने के लिए पर्याप्त पैसा हो और उस पैसे से गांव का संपूर्ण विकास हो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता में कहा है कि संघ को बीजेपी के लेंस से देखने की कोशिश ना करें। संघ सिर्फ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है। मोहन भागवत ने कहा है कि बहुत से लोगों की प्रवृत्ति रही है कि संघ को बीजेपी के चश्मे से समझते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। संघ को देखकर नहीं समझ सकते हैं कि उनका अनुभव क्या करना पड़ेगा। भागवत ने ये भी कहा है, ये भी बताया है कि जब जर्मनी में राहुल गांधी ने उन्हें लेकर कहा था कि आरएसएस चीफ खुले तौर पर कह रहे हैं कि सच नहीं, ताकत महत्वपूर्ण है। आरएसएस प्रमुख कोलकाता में संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर रखे गए संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने हिंदुओं, राजनीतिक और संघ के कामों पर भी अपनी बात रखी। संघ का प्रारंभ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो एक वाक्य में उसका उत्तर हम दे सकते हैं। संघ की प्रार्थना के अंत में रोज हम कहते हैं भारत माता की जय। विश्व में भारतवर्ष की जय जयकार हो, भारतवर्ष विश्व गुरु बने, तो भारतवर्ष के समाज में वो शक्ति पैदा हो और उसके कर्तृत्व से भारत ऐसा बने और विश्व गुरु बने तो बनने वाला भारत ही रहे। क्योंकि भारत केवल भूगोल नहीं है, भारत एक स्वभाव का नाम है, भारत एक परंपरा का नाम है। तो वो परंपरा, वो स्वभाव कायम रखते हुए भारत विश्व का गुरु फिर से बने, इसके लिए भारतवर्ष के समाज को तैयार करने का काम संघ है। संघ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकला। संघ किसी की स्पर्धा में नहीं चला है। संघ किसी परिस्थिति की प्रतिक्रिया में नहीं शुरू हुआ और न ही संघ किसी के विरोध को मन में लेकर खड़ा हुआ। यह संघ हिंदू समाज के संगठन, उन्नति और संरक्षण के लिए चला है।